दोस्तों, इंसान की महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और खास तौर पर चाइना की महत्वाकांक्षा कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कभी वो भारत के ऊपर एग्रेशन करता है, भारत की टेरिटरीज को क्लेम करता है और कभी वो रशिया की तरफ बढ़ जाता है। वो कभी ताइवान के ऊपर क्लेम करना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कि हांगकांग जो है उसको किस तरीके से कैप्चर किया था चाइना ने। तो चाइना बहुत एम्बिशियस जो है वो बन चुका है अपनी टेरिटरीज को लेकर। रिसेंटली जो है वो एक न्यूज काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी कि आखिरकार इस दोस्ती को क्या हो चुका है। चाइना ने व्लादिवोस्तोक को क्लेम करना शुरू किया, वहां के आइलैंड्स को क्लेम करना शुरू किया। तो रशिया को यह लगने लगा कि यार कल तक जो दोस्त हमारा था, जिससे हम लोग ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसके बदले युआन के अंदर हमने पेमेंट भी लिया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, हमने विजिट भी किया, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब चाइना जो है वो क्लेम करना शुरू कर रहा है रशियन टेरिटरी को। चाइना का वही पुराना घिसा पिटा कि ये पुराने जमाने के अंदर हमारे ही जो वंशज थे, डायनेस्टीज थी, उनसे ये कनेक्ट करता है, इसलिए हम इस टेरिटरी को क्लेम करते हैं। भैया ऐसे तो इतिहास तो हमारा भी रहा है। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है, अफगानिस्तान अलग हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब तो भारत क्लेम करेगा। इससे भी पहले जाएं तो प्लेट टेक्टोनिक जो थियरी है इसके अंदर जा सकते हैं, वैगनर वाली में। अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम पहुंचना चाहे तो वहां तक पहुंच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी हमारा है ना। तो महत्वाकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो चाइना हमेशा अपने इतिहास से उसको जोड़कर देखता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार एक नया कॉन्फ्लिक्ट रशिया और चाइना के बीच में बन चुका है और उस कॉन्फ्लिक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रशिया और चाइना के बीच में जो डिफेंस ट्रीटीज हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट एंटी मिसाइल ड्रिल्स जो है वो रशिया और चाइना के बीच में होती हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज एक नया ही कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नेपाल जो था वो इंडियन टेरिटरी को अपने ही मैप में शो करने लग गया था। जैसे काला पानी, लिम्पियाधुरा, लेपुलेख जो कि उत्तराखंड के अंदर है, नेपाल ने एक मैप जारी किया और उसको अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया था। जब मामला भारत ने उठाया और मामला डब्ल्यूटीओ के अंदर पहुंच गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में पहुंच गया, तो डब्ल्यूटीओ के कहने पर फिर नेपाल ने वहां से उस मैप को हटाया और ये जो एरिया था उसको डिस्प्यूटेड दिखाया था नेपाल ने कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जबकि इंडिया ये कह रहा था कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, ये जबरदस्ती क्लेम कर रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट रन कर रही थी वो चाइना के इन्फ्लुएंस में रन कर रही थी। तो चाइना की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो जुड़ रही थी नेपाल के साथ में और नेपाल अपनी महत्वाकांक्षा को चाइना के साथ में जोड़ रहा था। उसको ये लगता था कि जैसे चाइना कर रहा है वैसा हम भी कर सकते हैं और उसने वही तीर जो है वो भारत के ऊपर आजमाया। लेकिन भारत ने सतर्क कर दिया, आज तो ये कर दिया है, दोबारा ऐसी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हमारे 1962 के जख्म अब तक नहीं भरे हैं, जब समय आएगा तो वो बदला लिया जाएगा। अक्साई चीन का जो एरिया है वो लिया जाएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लिया जाएगा। उन जख्मों को हम जब जरूरत पड़ेगी तब मरहम लगाएंगे, लेकिन हमने उनको अब तक भरने नहीं दिया है। याद है हमको वो जख्म, नेपाल को पहले ही आगाह कर दिया। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये एक चैलेंज नहीं है, ये खुद को जानने का एक टेक्निक है, एक जरिया है कि आप खुद से चैलेंज लेके जान सकते हैं कि कितनी भैंस पानी में है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, किसी बुरी आदत को आप कैसे छोड़ सकते हैं। जिंदगी के अंदर पाना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें जिंदगी के अंदर छोड़नी पड़ती हैं। और जिसने पाने की बजाय छोड़ने पर ज्यादा विश्वास किया है वो बहुत आगे बढ़ा है। ओशो को तो आप जानते ही होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महात्मा जैसे गौतम बुद्ध को आप देख लीजिए, उन्होंने मोह माया को त्याग दिया, पाने के लिए सब कुछ था। लेकिन जिस इंसान ने छोड़ दिया है वो इंसान आगे बढ़ा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब चाइनीज ने अपने मैप के अंदर अल्ट्रेशन किया है और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो शो किया है। रिसेंटली चाइनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने 2023 के अंदर एक मैप जारी किया था और उस मैप के अंदर ये शो किया था कि दो नदियां हैं, उसूरू और आमूर नदियां। ये दोनों नदियां जहां पर बहती है, जिस आइलैंड पर जाती हैं, वो आइलैंड चाइना को बिलोंग करता है। चाइना से पूछा गया कि आपके पास में इसको लेकर क्या तथ्य है। चाइना ने कहा कि हमारे पास में एक किंग डायनेस्टी हुआ करती थी और उसी किंग डायनेस्टी का ये पूरा का पूरा रूल हुआ करता था। आप लोग देख सकते हैं कि आमूर ये जगह यहां पर है और व्लादिवोस्तोक यहां पर है।
अब ये जो जगह है, दोनों की दोनों टेरिटरी जो है वो चाइना क्लेम कर रहा है और कह रहा है कि इनके बिलोंग्स, जो आइलैंड्स होते हैं वो भी किसके हैं, चाइना के हैं। अब इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि ये जो नदियां हैं, जिसको आप उसूरी नदियां ये सब कुछ कह रहे हैं, आमुर नदियां हैं, है ना, तो ये नदियां जो हैं, यहां पर जितने भी आइलैंड हैं, इसको चाइना क्लेम कर रहा है। चाइना ने कहा कि भाई किंग डायनेस्टी हुआ करती थी हमारे यहां पर, और किंग डायनेस्टी जो है उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर ये तमाम जो टेरिटरीज थी वो रशिया को दी थी। मैं बताता हूं आपको एक्चुअली में है क्या वो बात। आपको ओपियम वॉर के बारे में पता होगा। ओपियम वॉर जो थे, जैसे दो वॉर की हम लोग बात करें, पहला जो वॉर था वो 1839 से लेकर 1842 तक चला। दूसरा जो वॉर था वो 1856 से लेकर 60 तक चला था। अब इस दूसरे वॉर के अंदर क्या कुछ ऐसा हुआ? ओपियम वॉर के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस जीत गए थे, चाइना को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, है ना, और रशिया जो था वो भी इसके अंदर एज ए विनर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब एक्चुअली में क्या है कि 1858 के अंदर एक ट्रीटी की गई थी, एमोंग की ट्रीटी, उसका नाम ऐसा ही है, एमोंग का जो एक ट्रीटी की गई थी, उसके अंदर ये जो व्लादिवोस्तोक है, ये जो एरिया था टेरिटरी, वो रशिया को दे दी गई थी, ऐसा चाइना क्लेम करता है। चाइना का मैं ओपिनियन आपको बता रहा हूं। चाइना कह रहा है कि जो ओपियम वॉर था उसके बाद में दो ट्रीटीज की गई थी, और उन्हीं ट्रीटीज के अंदर ये जो टेरिटरी थी वो हमने रशिया को दे दी थी। चाहे व्लादिवोस्तोक की बात करें या जो दूसरा एरिया था उसकी बात करें, जो आइलैंड्स उससे बिलोंग करते हैं वो सब जो है वो चाइना के थे, लेकिन रशिया के दबाव के चलते, प्रेशर के चलते ये सारी टेरिटरी जो है वो किसको दे दी गई थी? रशिया को दे दी गई थी। आज हम लोग उसको वापस से क्लेम करते हैं। तो दो जो है एगुन, एक तो जो ट्रीटी थी एगुन की ट्रीटी जो कि 1858 के अंदर की गई थी, और एक थी पार्सिल की संधि, पार्सिल ट्रीटी जो कि 1860 के अंदर की गई थी। ये दोनों ट्रीटीज ऐसी थी जिसमें ये एरिया जो था वो रशिया के पास में चला गया था। तो चाइना ये कह रहा है कि वो हमारा था और हम इसको वापस से क्लेम करते हैं। एक्चुअली में बात क्या है कि चाइना के जो सिटीजन हैं वो दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर। मतलब जो राष्ट्रवादी नेता जिनको कहते हैं, नेशनलिज्म जिनके अंदर कूट कूट कर भरा है, वो कहते हैं कि भाई वो तो हमारा था और आज हम लोग उसको वापस से क्लेम करते हैं। तो चाइना की सरकार के ऊपर दबाव है कि वो रशिया से इस चीज की डिमांड करे और हमको व्लादिवोस्तोक वापस से दे दे, उससे जो बिलोंग करते हैं आइलैंड्स वापस से चाइना को दे दे। रशिया को क्या बेवकूफ समझ रखा है? रशिया से अगर छेड़खानी की तो देखिए, पहली बात तो यह है, एशियन कंट्रीज को ये समझना पड़ेगा कि अपने इंटरनल डिस्प्यूट जो है वो एशिया से बाहर ना जाए। बड़ी मुश्किलात का सामना करके रशिया, चाइना, इंडिया ये सब एक साथ आए हैं। जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का रुख किया है तब से इंडिया, रशिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे मेंटेन हो रहे हैं। लेकिन चाइना जो है उसको ये बर्दाश्त नहीं है। चाइना ये चाहता है कि मैं टेरिटरीज को क्लेम करूं और जो भी हिस्सा मुझे मिल जाए वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी एक हिडन ट्रुथ ये है कि चाइना अपने पड़ोसी देशों को डिस्टर्ब करके रखता है। उसको लगता है कि ये मुझसे आगे निकल सकता है, तो उसको उसमें उलझा कर वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो करना चाहता है। चाइना को ये याद नहीं है कि रशिया से जो ऑयल एक्सपोर्ट किया गया था चाइना के अंदर, वो बहुत कम दाम पर किया गया था। रशिया ने हमेशा साथ दिया है चाइना का, लेकिन आज चाइना ने वही खंजर जो है वो आज रशिया के ऊपर घोंप दिया है कि वो जो टेरिटरी है वो चाइना को बिलोंग करती है। आज बहुत सारे चाइनीज सैनिक जो हैं वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना ने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी क्लेम किया था। मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जो थी वो जापान से जा रही थी, लंदन से जापान जा रही थी, और बीच में ट्रांजिट था शंघाई का, और शंघाई के एयरपोर्ट पर उससे 18 घंटे बातचीत की गई, पूछताछ किया गया, और यह कहा गया कि आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं करता है क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश इंडिया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना क्लेम कर रहा था। क्योंकि चाइना जो है वो क्या चाहता है कि अपने पड़ोसी देशों को वो एंगेज रखे। तो चाइना की बहुत पुरानी रणनीति है, वो बहुत पहले से करता हुआ आया है। तो रशिया के साथ में उसने पंगा ले लिया है। तो एक बात ये तो समझनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर, कि हमको एशियन ये जो ग्रुप है उसको और मजबूत करना पड़ेगा अगर अमेरिका के साथ में टक्कर लेनी है तो, अन्यथा एशियन जो कंट्रीज है वो कभी बढ़ नहीं पाएंगी। आज जो युद्ध चल रहे हैं वो एआई से चल रहे हैं, एआई वॉरफेयर है, वो इंटरनेट की वॉरफेयर है, वो साइबर वॉरफेयर है। अगर इन सब से लड़ना है तो साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आज चाइना ने जो गलती की है इसका खामियाजा चाइना को आगे जाकर भुगतना पड़ेगा।
शी जिनपिंग ने भले ही अपने आप को 2036 तक चाइना का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, चाहे भले ही व्लादिमीर पुतिन ने अपने लंबे शासन को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर दिया हो, लेकिन बात यह है कि फिर उसके बाद में क्या उसके बाद में देश खत्म हो जाएगा? है ना, कुछ भी हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए। ये भारत की रणनीति है। भारत में कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप भारत में देखिए कितनी सुंदर कल्पना की गई है कि एक शासन हटता है, 5 साल के बाद में दूसरा आता है, चाहे भले ही 10-15 साल वो शासन क्यों ना कर ले, लेकिन हमेशा प्रोमिनेंट वो नहीं रहता है बहुत लंबे समय तक। ये भारत की लोकतंत्र जो है उसकी खास बात है। और भारत कभी टेरिटरी के ऊपर क्लेम करने की कोशिश नहीं करता है। भारत को ये पता है कि हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो करना चाहते हैं। दूसरी टेरिटरी के ऊपर क्लेम करेंगे तो उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो हमारे पास में है उसको डेवलप किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो भारत इसके ऊपर काम करता है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। काम करने की अपनी टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं टेक्निक्स को आजमा के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप जरूर डीप वर्क के कोर्स के साथ में जुड़िएगा। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।